लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने धातु और धातु के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अधातु। तो अधातु क्या होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है और धातु में गुण कौन से होते हैं। जैसे कि अगर बात करें धातु की, तो धातु उन तत्वों को कहते हैं जिनमें धातुओं के गुणधर्म होते हैं। जैसे कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, जैसे कि धातु होने के लिए किसी तत्व में होनी चाहिए धात्विक चमक। ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है, आघात वर्धी होते हैं, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और वो चालक होते हैं, ऊष्मा तथा वैद्युत के चालक होते हैं, और साथ साथ उनमें ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक कठोर होते हैं। तो सभी तत्वों में ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं धातु। जैसे कि धातु के कौन कौन से गुण होते हैं, धात्विक चमक, आघात वर्ध्यता, तन्यता, चालकता। चालकता में दो प्रकार की चालकता होती है उष्म चालकता और वैद्युत चालकता। ऐसे तत्व जो जिनमें ध्वनिक गुण होता है और साथ साथ वो कठोर होते हैं, तो ऐसे सभी तत्व कहलाते हैं धातु। जबकि आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अधातु। तो अधातु किन्हें कहेंगे, अधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि कोई तत्व अगर अधातु है तो वो उसमें धात्विक चमक नहीं होगी, आघात वर्धी नहीं होगा, उसमें तन्यता का गुण नहीं होगा, और साथ साथ वो चालक नहीं होंगे और ध्वनिक और कठोरता व्यक्त नहीं करेंगे। तो ऐसे सभी तत्व जिनमें धातुओं के सभी गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अधातु। वे तत्व जिनमें धातुओं के गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। तो अधातु के अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अधातु के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो धातु के एग्जाम्पल में होगा पहला एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अधातु है। क्लोरीन, सल्फर। तो ये कुछ तत्व हैं जो कि अधातु हैं, क्योंकि इनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि अगर किसी तत्व में धातु के गुण पाए जाएंगे तो वो क्या होगा, धातु। ठीक है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट अब धातु की डेफिनेशन लिख लेते हैं, धातु क्या होती है। तो धातु किन्हें कहते हैं, वे तत्व जिनमें धात्विक गुणधर्म पाए जाते हैं। वे तत्व जिनमें धात्विक गुणधर्म पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। और धात्विक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, धात्विक गुणधर्म जैसे कि ये सभी गुणधर्म, धात्विक चमक, आघात वर्ध्यता, तन्यता, चालकता, ध्वनिक और कठोरता। तो ये सभी गुणधर्म जो होते हैं धात्विक गुणधर्म होते हैं। तो वो सभी तत्व जिनमें धात्विक गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं धातु। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe लोहा, गोल्ड सोना, Zn जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सभी तत्व जो है धातु हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधातु के गुणधर्म। तो अगर बात करें अधातुओं की, अधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धात्विक गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं, उन तत्वों को कहते हैं अधातु। तो अगर कोई तत्व अधातु है तो उसमें धात्विक गुणधर्म नहीं होंगे, तो उसमें कौन से गुणधर्म होंगे, तो अधातु में जो गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अधातु के गुणधर्म या अधात्विक गुणधर्म। और अधात्विक गुणधर्मों में एक गुणधर्म है अपरूपता। अपरूपता ये अधातुओं का एक गुणधर्म है। तो ऐसे तत्व जो अधातु होते हैं
वो उनके अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप मीन्स कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, उन तत्वों के सभी रूपों को कहते हैं अपर रूप। तो जो अधातु होते हैं ना, उनके एक से अधिक रूप पाए जाते हैं। तो क्योंकि अधातुओं के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, अधातुओं के इस गुणधर्म को कहते हैं अपर रूपता। तो अपर रूपता जो है ना, अधातुओं का एक गुणधर्म है। ठीक है ना। कुछ तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। तत्वों के इन रूपों को अपर रूप कहते हैं तथा इस गुणधर्म को अपर रूपता कहते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। जैसे इसका एक रूप होता है ग्रेफाइट, और इसका एक और रूप होता है हीरा। कार्बन के ये दो अलग अलग रूप हैं। कार्बन इससे भी अधिक रूपों में पाया जाता है। फिलहाल हम यहाँ दो डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बन के दो रूप हैं, ग्रेफाइट और हीरा। जिसमें से जो ग्रेफाइट है ना, ये विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। जबकि अगर बात करें अधातुओं की, तो अधातु उन तत्वों को कहते हैं जिनमें धात्विक गुणधर्म नहीं पाए जाते, धातुओं के गुणधर्म नहीं पाए जाते। तो कार्बन के दो रूप हैं, जिनमें से एक है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा। क्योंकि धातुएं जो होती है ना, विद्युत की चालक होती हैं, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, जबकि जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरे में जो है ना, अधातु के गुणधर्म है। तो इसलिए हीरा जो है कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जिसको हम कह सकते हैं अधातु। ठीक है ना। जबकि ग्रेफाइट में जो है ना, धातुओं के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो वो सभी तत्व जिनमें धातुओं के गुणधर्म भी पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अधातु। अधातुओं का एक गुणधर्म है अपूर्वता। तो वैसे तो अधातुओं में जो है ना, धातुओं के गुणधर्म नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ अधातु ऐसी हैं, कुछ विशेष अधातु जिनमें धातुओं के कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक नोट राइट कर लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। जैसे कि आयोडीन। आयोडीन जो है एक अधातु है, लेकिन ये जो ना प्रकृति में चमकीले चमकीले रूप में पाया जाता है, मतलब इसमें प्राकृतिक चमक पाई जाती है। तो वैसे तो आयोडीन जो है एक अधातु है, लेकिन इसमें जो है चमक पाई जाती है। और चमक किस तत्व का गुणधर्म है? धातु का। जबकि आयोडीन अधातु होने के बाद भी इसमें जो है ना, धातु की तरह चमक पाई जाती है। तो ये एक विशेष अधातु है जो धातुओं की तरह चमकीला होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है बीकर में जल है, बीकर में जल है, और हमारे पास कुछ धातुओं के नमूने हैं, जैसे कि सोडियम Na, और हमारे पास है मैग्नीशियम Mg, और हमारे पास है Fe लोहा और गोल्ड Au। ये कुछ धातुओं के नमूने हैं। तो जब हम एक एक करके इन सभी धातुओं को जल में डालते हैं, तो हम देखेंगे कि जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है, विस्फोटक अभिक्रिया।
एक तीव्र अभिक्रिया होती है। लेकिन जब हम मैग्नीशियम को जल में डालते हैं तो अभिक्रिया तो होती है, लेकिन मंद अभिक्रिया होती है, स्लो रिएक्शन होती है। इसी तरह से लोहे को जल में डालने पर अभिक्रिया इतनी मंद होती है कि हमें परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं अति मंद परिवर्तन, बहुत ज्यादा मंद परिवर्तन दिखाई देता है। जबकि अगर हम गोल्ड को, सोने को जल में डालते हैं तो सोने पर कोई परिवर्तन ही नहीं होता। मतलब अलग अलग धातुओं को जल में डालने पर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे कि सोडियम को जल में डालने पर एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है, एक तीव्र अभिक्रिया होती है, तेज अभिक्रिया। जबकि मैग्नीशियम को जल में डालने पर इस अभिक्रिया की कंपेयर में एक मंद अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है। जबकि लोहे को जल में डालने पर जो है मैग्नीशियम की कंपेयर में और मंद अभिक्रिया होती है। और गोल्ड को, सोने को जल में डालने पर कोई अभिक्रिया ही नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि सभी धातुएं जल से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। जो धातु जल से जितना तीव्र अभिक्रिया करती है वो दूसरी धातु की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो अगर हम इन सभी तत्वों की अभिक्रियाशीलता की अगर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, क्योंकि सोडियम को जलने में डालने पर एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, जबकि लोहा जो होता है वो मैग्नीशियम की तुलना में और कम अभिक्रियाशील है। और सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है गोल्ड की, Au की। तो अगर हम इन तत्वों को अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है सोडियम की, Na, उससे कम अभिक्रियाशीलता है मैग्नीशियम की, Mg, और नेक्स्ट नंबर पे आता है Fe, लोहा, और सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है Au। तो इस तरह से हमें धातुओं की एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु श्रेणी में ऊपर होगी, जबकि कम अभिक्रियाशील धातु श्रेणी में नीचे होगी। तो टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, जबकि सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। और हमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता का कैसे पता चलेगा? हम धातुओं की अभिक्रिया जल से कराएंगे। जो धातु जल से जितनी तीव्र अभिक्रिया करेगी वो उतनी अधिक अभिक्रियाशील होगी, और जिस धातु की जल से अभिक्रिया जितनी मंद होगी वो उतनी जो है कम अभिक्रियाशील धातु होगी। तो अगर हम धातुओं के कुछ नमूने ले लें, कुछ सैंपल्स, और उनकी अभिक्रिया हम जल से कराएं, तो उन सभी नमूनों में जो धातु जल से तीव्र अभिक्रिया करती है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, जबकि जो धातु सबसे मंद अभिक्रिया करती है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। जैसे कि 4 धातु के इस नमूने में सबसे तीव्र अभिक्रिया हो रही है सोडियम की, तो इसमें सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से अभिक्रिया कर रही है, इसमें मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता कम है सोडियम की तुलना में। Fe जो कि मैग्नीशियम और सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, और गोल्ड पर कोई परिवर्तन नहीं होता सोने पर, तो इसलिए ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो हम इन धातुओं को जो ना एक श्रेणी में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सोडियम होगा, उससे नीचे मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर गोल्ड। तो धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो हम कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी बना लेते हैं। धातु और अभिक्रियाशीलता। तो यहां हमने कुछ धातुएं ली हैं, जैसे कि पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने यहां पर 11 धातुओं के नमूने लिए हैं। तो अगर हम इन
धातुओं के इन सभी नमूनों से हम एक एक करके जल की अभिक्रिया कराएंगे, तो सबसे तीव्र जो अभिक्रिया होगी ना इन सभी धातुओं में पोटेशियम की होगी, जबकि सोडियम पोटेशियम की तुलना में कम तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम की तीव्रता इन दोनों से कम होगी, और नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता लगातार घटती जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड जो है सोना जल में डालने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, तो इन सभी धातुओं में गोल्ड को सबसे नीचे रख सकते हैं। तो ये ना इन सभी धातुओं में, इन धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है जिनको हमने उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया है। तो ये सब इन धातुओं की जो है ना सक्रियता श्रेणी है। अगर हम कोई दूसरी धातु लेंगे तो हो सकता है कि उनमें से कोई धातु इन धातुओं के बीच में आ जाए। फिलहाल अगर हम इन सभी धातुओं में से एक एक करके सभी की जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की होगी, नेक्स्ट आएगा सोडियम, और नीचे की ओर जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की ओर धातुएं होती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। तो ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो है अधिक अभिक्रियाशील। जैसे ही हम श्रेणी में नीचे की ओर जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, और श्रेणी के बीच में जाने पर अभिक्रियाशीलता हो जाती है मध्यम। तो बीच वाली जो धातुएं हैं वो है मध्यम अभिक्रियाशील। और अगर हम श्रेणी में मध्यम अभिक्रियाशीलता से नीचे धातुओं में जाएंगे तो जो धातुएं सबसे नीचे आती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो जो नीचे वाली धातुएं हैं ना वो निम्न अभिक्रियाशील है। तो धातुओं की किसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं श्रेणी में सबसे ऊपर होती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जबकि नीचे की ओर जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो अगर हम नीचे की ओर एक एरो ड्रॉ करेंगे तो इस एरो की जो डायरेक्शन होती है वो अभिक्रियाशीलता के घटने को व्यक्त करती है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।